पिछली क्लास में वी वर स्टडिंग द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ टॉर्क और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, एंड उसी को हमने नाम क्या दिया था? टॉर्क दिया था। हमने बोला था जब भी किसी बॉडी पे टॉर्क एक्ट करता है तभी वो बॉडी रोटेट करती है। आज अपन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया, उसको कोरिलेट करेंगे किसके साथ? टॉर्क के साथ। ठीक है, अपन एक फील लेने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, क्या वो इस पे भी अप्लाई होता है या नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मोशन तो रोटेशनल भी है। ठीक है, और न्यूटन के कौन से लॉज हैं? लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, तो कोई भी टाइप का मोशन हो, लॉज तो अप्लाई होने ही चाहिए। हमने ट्रांसलेशन मोशन में देखा है कि अगर इफ अ पार्टिकल इज गोइंग इन सम सर्टेन डायरेक्शन और विद सम सर्टेन वेलोसिटी, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन दैट सेम स्टेट। एक पार्टिकल अगर अपनी मोशन की स्टेट में है तो कंटिन्यूअसली उस स्टेट में चलता रहेगा अनटिल अनलेस उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। यही चीज हम आज कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। टॉर्क के हेल्प से हम इसको कोरिलेट करेंगे, तो ध्यान से आज की क्लास को समझना है। एक हम रिलेशन और डेवलप करेंगे जिसमें हम टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है, टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोरिलेट करेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे अपन शुरू करते हैं। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आर्बिट्रेरी बॉडी है, ये रही कोई भी आर्बिट्रेरी बॉडी, ये मेरे पास प्रोवाइडेड है। इस आर्बिट्रेरी बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट करती है। तो ये लो, मैंने क्या किया, इस पॉइंट से पास होने वाली एक एक्सिस लगा दी यहाँ पर। ठीक है, इस बॉडी हम जानते हैं एक रिजिड बॉडी खूब सारे पॉइंट मासेस से मिलके बनी होती है। तो अपन कह सकते हैं दैट दिस इज m1 पॉइंट मास, दिस इज m2 पॉइंट मास, ऐसे यहाँ पर m3 पॉइंट मास होगा, ऐसे एंड सो ऑन टिल mn पॉइंट मास यहाँ पर अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मेरे पास सारे पॉइंट मासेस इस बॉडी पे मैंने रिप्रेजेंट कर ली। अब इन पॉइंट मासेस की दूरी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन को डालता हूं, तो यहां पर r1, यहां पर r2, इधर r3, ऐसे सो ऑन टिल rn। ऐसे खूब सारे पॉइंट मासेस मेरे पास प्रोवाइडेड हैं, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो खूब सारे पॉइंट मासेस हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखा जाए, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट दिस एक्सिस the m1, m2, m3, mn masses are having a distance r1, r2, r3 and r4, so on. Chaliye, now let us assume that this body is rotating, this body which is rotating with a constant angular acceleration. ये angular acceleration से rotate करती है। मान लीजिए इसकी शुरुआत में velocity, angular velocity कम थी। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता जाता है, हम देखते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। आप खुद सोचो, आपके हाथ में फॉर एग्जांपल एक, अपन बचपन में खेलते थे, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको अपन रोटेट करते हैं। ठीक है, आजकल के जो बच्चे आते हैं उनके पास, ठीक है, उनके पास बच्चों के खिलौने होते हैं जिनको बेब्लेड्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो बेब्लेड्स है क्या? वो बेब्लेड्स बेसिकली वर्क किस पे करते हैं? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या किया आपने एक स्टिक के हेल्प से रोटेशन प्रोवाइड किया। एक रोटेटिंग डिवाइस था आपके पास, उसको आपने रोटेशन प्रोवाइड किया, आपने कुछ फोर्स लगाया तो उस पर टॉर्क लगा तो वो घूमने लगा, टॉर्क लगेगा तो वो क्या करेगा? घूमने लगेगा, टॉर्क लगा तो घूमने लगा। चलिए, अब इनिशियली उसको देखा तो इनिशियली तो वो रेस्ट पे था। जब आपने फोर्स लगाया, जब आपने टॉर्क लगाया तो वो घूमने लगता है, उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। दैट मींस ड्यू टू टॉर्क देयर इज सम एंगुलर एक्सेलरेशन, ड्यू टू टॉर्क देयर इज सम एंगुलर एक्सेलरेशन। अब उस एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ड्यू टू टॉर्क दिस रोटेटिंग बॉडी is having some constant angular acceleration. अब देखिए, जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन आता है F इक्वल टू m इंटू ए।
ठीक है, जब हम टॉर्क लगाएंगे तो बॉडी घूमना शुरू कर देगी, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने कहां पढ़ा था? सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। हमने बोला था दो तरीके के मोशन होते हैं, दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो टेंजेंशियल है वो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन को हम दूसरी तरीके से अगर लीनियर के टर्म्स में बात करें तो टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं। इसका डिस्कशन अपन ने क्लास में 2 बार ही किया है पहले, ठीक है, तो आज फिर से उसी का यूज है। तो हम मान लेते हैं इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा। चलिए, तो सभी पार्टिकल के पास अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं m1 पार्टिकल को देखूं तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? a1 विल बी इक्वल टू अल्फा r1। ऐसे ही इसका कितना होगा? a2 विल बी इक्वल टू अल्फा r2। ऐसे ही इसका कितना होगा? a3 विल बी इक्वल टू अल्फा r3 एंड सो ऑन। ऐसे हर बॉडी के पास मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है, ठीक है, एक टेंजेंशियल निकल के आ रहा है एक्सेलरेशन। सिंपल सीधी सी बात, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दैट देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओवर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। सिंपल सीधी सी बात। नेट टॉर्क निकालेंगे हम सभी पे। हम क्या निकालना चाहते हैं? वी वांट टू कैलकुलेट द नेट टॉर्क। सो नेट टॉर्क या टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट will be equal to sum of individual torque। भाई जो जितने भी इंडिविजुअल टॉर्क्स यहाँ पर लग रहे थे उन सभी को आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। हर एक पार्टिकल पे जो भी टॉर्क है उसको सभी को आप ऐड कर दो तो आपको टोटल नेट टॉर्क फाइंड आउट हो जाएगा। अब टोटल नेट टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ, या फिर R1 इंटू F1 प्लस R2 इंटू F2 plus R3 into F3 and so on till Rn into Fn। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे पास क्या आ गए? टॉर्क आ गए। अब F1 F2 F3 की वैल्यूज को पुट करने लगते हैं तो देखिए यहाँ क्या बनेगा? R1 इंटू M1 A1 प्लस R2 इंटू M2 A2 प्लस R3 इंटू M3 A3 एंड सो ऑन टिल Rn इंटू Mn An। ये मेरे पास सारे टॉर्क्स मैंने मेंशन कर दिए। अब इन्हीं सब की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए सिंस सभी के पास सेम एंगुलर एक्सेलरेशन है तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? a1 की वैल्यू हो जाती है अल्फा r1, a2 की वैल्यू कितनी हो जाती है? अल्फा r2 एंड सो ऑन टिल an की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा rn हो जाएगी। उठा के ऊपर पुट कर देंगे। पुट करते ही मेरे पास क्या बना? m1 अल्फा r1 स्क्वायर प्लस m2 अल्फा r2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल mn अल्फा rn स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है? सभी से कॉमन मुझे अल्फा देखने को मिल रहा है तो मैं बोल सकता हूं नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू अल्फा कॉमन अंदर आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 टिल mn rn स्क्वायर। अब ये जो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर ये जो क्वांटिटीज ऐड करी हुई है ये क्या है? ये है हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज समेशन mr स्क्वायर विल बी इक्वल टू टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू अल्फा समेशन mr स्क्वायर। समेशन mr स्क्वायर को ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टॉर्क का रिलेशन आ गया। टॉर्क विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू आई। Alpha is what? Alpha is the angular acceleration, I is the moment of inertia, T is the torque which is acting on the body। तो टॉर्क के दो फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला हमने एक्सेलरेशन के फॉर्म में निकाल दिया I अल्फा, और दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं टाउ बराबर R क्रॉस F। तो ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए दैट देयर आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर टॉर्क कैलकुलेशन, R क्रॉस F and tau is equal to alpha I। What is alpha? Alpha is the angular acceleration, I is the moment of inertia। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? फास्ट। तो यहां से मेरे पास रिलेशन निकल गया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, वी विल यूज इट टाइम एंड अगेन, बार बार यूज करेंगे हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को।
चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे न्यूटन्स लॉ को कंपेयर करेंगे विद टॉर्क। ठीक है, टॉर्क को न्यूटन्स लॉ से कंपेयर करते हैं। आइए देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें कहता है दैट इफ अ बॉडी इज एट मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, and if a body is at rest it will remain at rest until and unless an external unbalanced force is applied on it। ठीक है, ये चीज बात किससे करती है? ये बात हम करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ कहता है इफ अ बॉडी इज इन मोशन, कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। एक रेस्ट पे बॉडी है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी until and unless एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। अगर इसी को हम रोटेशन में देखें, अगर इसी को हम रोटेशन में देखें तो ये रही एक बॉडी, ध्यान से देखिए, ये मैं डिस्क बना रहा हूं यहाँ पर एक, ये लो डिस्क, इस डिस्क के सेंटर से मैंने एक्सिस को पास करवाया, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिख रही होगी। ठीक है, इस डिस्क, ये जो डिस्क है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करती है? रोटेट करती है, रोटेटिंग कर रही है। चलिए अब मान लीजिए दिस रोटेटिंग विद 5 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, 5 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट करती है, मान लेते हैं ऐसा अपन। चलिए जैसे जैसे ये रोटेट करेगी, जैसे जैसे ये रोटेट करेगी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। चलिए हमने क्या किया, इस डिस्क पे एक्सटर्नली फोर्स लगाया। ये लो, यहां से मैंने इस पे टेंजेंशियली एक फोर्स लगाया एफ। जैसे ही मैं इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूं ये और तेज घूमना शुरू कर जाती है। आप इमेजिन करके देखो। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि आपके पास एक टायर है, आप सभी लोगों ने मूवीज में देखा होगा या तो करके भी देखा होगा। ये देखो आपके पास एक टायर है, आप इस टायर को रोटेट करवा रहे हो, तो आप रोटेट करवाने के लिए इसको एक स्टिक की हेल्प से क्या करते हो? एक स्टिक की हेल्प से ऊपर की तरफ यहां फोर्स लगाते हो। ठीक है, फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसका रोटेशन और आया, ये और रोटेट हुआ और तेज रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो ये चीज क्या प्रोवाइड कर रही है आपको? ये बोल रही है कि फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की वजह से रोटेशन हो रहा है, दैट मींस इफ बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। ये चीज तो ठीक है, until and unless an external unbalanced torque is applied on it। देखिए यहां पर फोर्स लगाया आपने टेंजेंशियल, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस की दूरी पे था, तो यहां पर एक टॉर्क लगा आर एफ साइन थीटा करके, एंड ये टॉर्क इसका रोटेशन अब इंक्रीज कर देगा, ये इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। So you can see that in this particular diagram, when you are applying some external force, it is generating some torque, and that torque is changing the state of motion। बॉडी पहले यूनिफॉर्म मोशन में थी, फिर वो क्या कर देता है, जैसे ही आप टॉर्क लगाते हो आप इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, यहां पर भी यही हो रहा है। ये टायर था, आप इस टायर को एक स्टिक की हेल्प से चलाने की कोशिश करते हो, तो चलता कब है टायर? इसकी रोटेशन कब आता है? जब आप स्टिक की हेल्प से इसको फोर्स लगाते हो। आपने पर फोर्स लगाया, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है, इसके अबाउट ये व्हील जो है ऐसे रोटेट करता है। तो जैसे ही आप फोर्स लगाते हो देयर इज सम टॉर्क व्हिच इज जनरेटेड ओवर हियर, और वो टॉर्क इसके स्टेट को चेंज कर रहा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है एवरी एक्शन, सॉरी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है इफ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट it will remain in that particular state, or if a body is in the state of uniform motion it will remain in that particular state until and unless an external unbalanced force is applied on it। अब यहां पर रेस्ट की केस तो रेस्ट ही रहेगा, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का केस कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन हो जाएगा। इफ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन देन it will continue to remain in that same state until and unless an external unbalanced torque is applied on it, until and unless an external unbalanced torque is applied on it। इस तरीके से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं व्हेन वी कम टू रोटेशनल मोशन। हालांकि उसका मतलब अभी भी वही है, लॉजिक अभी भी वही है, जो पहले बात करता था अब भी वही बात करता है, बट जहां पर यूनिफॉर्म मोशन वो ट्रांसलेशनल मोशन की बात करता था हमने वहां पर रोटेशनल मोशन कर दिया, और जहां पर वो फोर्स की बात करता था हमने वहां पर टॉर्क की बात कर दी। बस, बाकी एग्जैक्टली सेम है। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? फास्ट। चलिए
ये तो बात हो गई न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। अब न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। अब जब न्यूटन का सेकंड लॉ आएगा तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। उसी तरीके से जब हम रोटेशन में बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम, किसके बारे में बताएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क अप्लाइड हो जाएगा। तो देखो कुछ नहीं है, सेकंड लॉ में भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हुआ करता था लॉज ऑफ मोशन में, उसी को चेंज करके हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर दिया। अब वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई हुआ करता था, रोटेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क अप्लाइड हो जाएगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क अप्लाइड। एंगुलर मोमेंटम की क्लास जो है वो कल की क्लास में अपन एंगुलर मोमेंटम को बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ इसका फॉर्मूला देख लो। कल की क्लास में अपन इसका एक्सप्लेनेशन और फॉर्मुलेशन देखेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम का जो हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला बनता है, दैट फॉर्मूला इज एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, अब ये आया कहां से? तो इसका पूरा डेरिवेशन कल की क्लास में होगा। अभी सिर्फ इतना देखना है दैट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बना? लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दैट मींस आर क्रॉस एफ करते थे तो टॉर्क निकलता था, आर क्रॉस पी कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम निकल रहा है। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम ही है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आर ऐसा का ऐसा, पी होता है एम वी। तो एम वी आर इज इक्वल टू एल वेक्टर या एल का मैग्नीट्यूड, इसी को अपन बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। v इंटू आर, v इंटू आर, दिस कैन बी चेंज। v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। होता है कि नहीं होता? सिंपल सी बात हम जानते हैं, v इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा आर। चलिए यहां से अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क अप्लाइड। ये पर्टिकुलर रिलेशन अपन को कौन कहता है? ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल मोशन। अब ये कहां से आया सर? ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या है सर? तो वेट करना पड़ेगा, अगली क्लास के अंदर आएगा, पूरा डिस्कशन करेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, अभी सिर्फ ये फॉर्मुलेशन ही देखना है हमें, ये फॉर्मुलेशन ही देखना है। ठीक है, चलिए तो फटाफट आप मुझे यहां तक बताइए दैट इट इज क्लियर और नॉट। सिर्फ ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टॉर्क में लीनियर मोमेंटम की जगह हम एंगुलर कर देंगे बस, और कोई भी फर्क नहीं रहेगा। फटाफट बताइए ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे आया, कहां से आया, ये चीज क्लियर है कि नहीं? कहां से आया? तो न्यूटन सेकंड लॉ से आया। कहां से आया? न्यूटन सेकंड लॉ से आया। अब सर इसका यूज क्या है, इसको क्यों देखा, इसकी बात करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है। चलिए आगे, लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और समझना। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा, लेकिन आपको इसका मेथड बहुत अच्छे से सीखना है, हम क्या कर रहे हैं। देखिए ये है मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, विच इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिख रही है विच इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। इधर भी मैंने एक स्फेयर लगाया, ये देखो यहां पर भी मैंने एक स्फेयर लगाया ऐसे, और इधर भी मैंने एक स्फेयर लगाया लाइक दिस। यहां पर भी मैंने एक स्फेयर लगाया लाइक दिस। दोनों तरफ मैं स्फेयर लगा रहा हूं। इधर भी स्फेयर का रेडियस जो है दैट रेडियस इज आर, इधर भी स्फेयर का रेडियस जो है दैट रेडियस इज आर। स्फेयर का जो मास है दैट इज 2m, इस स्फेयर का मास जो है दैट इज ऑल्सो 2m, इस रॉड का मास जो है दैट इज m, एंड रॉड की जो टोटल लेंथ है, रॉड की जो टोटल लेंथ है दैट टोटल लेंथ इज 4 टाइम्स r। रॉड की टोटल लेंथ कितनी है? 4 टाइम्स r है। माय क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। माय क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट मोमेंट
ऑफ इनर्शिया about the central axis, about the central axis, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना ही उद्देश्य है हमारा यहां पर। अब ध्यान से देखो, यहां पर तीन अलग अलग बॉडीज हैं। एक बॉडी है सॉलिड स्फेयर, ये लो यहां पर लिख देता हूं सॉलिड स्फेयर, ठीक है, ये भी सॉलिड स्फेयर है हमारा, और ऐसे ही ये भी हमारा सॉलिड स्फेयर है, और बीच में हमारी रॉड है। तो एक रॉड इस तरीके से, और इस रॉड के एक एंड पे भी सॉलिड स्फेयर लगा रखा है, दूसरे एंड पे भी सॉलिड स्फेयर लगा रखा है, और ये रॉड अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। इस तरीके का पिक्चर हमें प्रोवाइडेड है। नाउ क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि आप बताइए इस सेंट्रल एक्सिस से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इमेजिन करना है, सोचना है। देखिए सिर्फ इस रॉड की अगर बात करूं, सिर्फ इस रॉड की अगर बात करूं और इस रॉड की सेंट्रल एक्सिस की बात अगर की जाए, तो रॉड की वजह से सेंट्रल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो ml²/12 होता है। कितना होता है, ml²/12। लेकिन यहां पर सिर्फ रॉड नहीं है, दो स्फेयर भी हैं, तो इन स्फेयर्स का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस पे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में अपन क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस कितना निकल के आता है, तो आता है ml²/12। लेकिन लेंथ तो यहां पर दे रखी है 4 टाइम्स r के बराबर, तो l की जगह अपन क्या लिखेंगे, 4r लिखेंगे। 4r का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 16r²। सो दिस इज 16mr²/12। ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, सो दिस इज 4mr²/3। ये मेरे पास रॉड की वजह से इस सेंट्रल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर ये स्फेयर है, ये स्फेयर है, ये भी स्फेयर है, इनके सेंट्रल एक्सिस पे देखा जाए, इस एक्सिस पे देखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है। अगर मैं इस सेंट्रल एक्सिस पे देखूं और सॉलिड स्फेयर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। होता है कि नहीं होता, 2/5 mr²। सॉलिड के लिए अपन ने बात की थी, ठीक है। तो 2/5 mr² सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। लेकिन हमें इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस एक्सिस पे। हम देखेंगे कि इस स्फेयर की वजह से इस पर्टिकुलर एक्सिस पे जो मिड पॉइंट से पास हो रही है, यहां पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसको निकालने के लिए कौन सी थ्योरम लगाई जाएगी, कौन सी थ्योरम लगाई जाएगी। जो भी बच्चा क्लास में बता सकता है कि सर थ्योरम कौन सी लगानी है, फटाफट मुझे हैंड रेज करके बता दो। चलिए, तो जैसे ही मैंने यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पे कितना होता है स्फेयर का। तो वो होता है 2/5 इंटू m कितना है इसका, 2m के बराबर है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं 2mr², 2m into r², this becomes 4/5 mr²। ठीक है, लेकिन हमें यहां तो चाहिए नहीं, हमें स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस चाहिए। तो मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर अबाउट सेंट्रल एक्सिस, अबाउट सेंट्रल एक्सिस। तो अबाउट सेंट्रल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वी विल यूज I1 इज इक्वल टू IC प्लस mx²। ये कौन सी इक्वेशन है, ये निकलती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। जैसे ही हम यहाँ पर IC को पुट करते हैं, ये बनता है 4/5 mr² प्लस 2m इंटू x डिस्टेंस कितना, देखो बेटा यहां से यहां तक है r, और इसके बीच में ये डिस्टेंस है 2r। तो 2r प्लस r क्या हो गया, 3r। यहां क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स r का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, आंसर कितना आएगा, 4/5 mr² प्लस दिस इज 9 to 18 mr²। सॉल्व करो, 5 18, आंसर इज 90, 90 प्लस 4 94, सो दिस बिकम्स 94/5 mr²। ये निकला स्फेयर की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर,
इस सेंट्रल एक्सिस पे। लेकिन ऐसे कितने स्फीयर हैं? ऐसे 2 स्फीयर हैं, तो जितना इसकी वजह से निकला उतना ही इसकी वजह से निकल रहा होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो दोनों को अपन ऐड कर देंगे, तो टोटल, यहां ना लिख करके अपन यहां लिखते हैं, देखो इधर बना देता हूं, देखिए। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू, पहले तो अपन रॉड का लिखेंगे, तो 4/3 mr² प्लस, अब लिखना है स्फीयर की वजह से, तो एक स्फीयर यहां पर, एक यहां पर, तो 2 स्फीयर, इनकी वजह से सेंटर पे कितना होगा, तो +2 × 94/5 mr²। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स बॉडी हो, कंपोजिट बॉडीज हो, यहां पर एक रॉड भी यूज कर ली, 2 स्फीयर्स भी यूज कर लिए, और फिर देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड हो तो हम ऐसे इसको सॉल्व किया करते हैं। इस तरीके से मेथड होता है हमारे पास सॉल्व करने का। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं, फास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। समझना है आपको क्या लॉजिक है इसके पीछे, लॉजिक समझना है, क्यों हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं, उसका लॉजिक समझना है। जब वो समझ जाएंगे तो ये समझना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर दीज। चलिए, तो यहां तक अपन सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, पुली मास सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आइए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन जो करवाऊंगा ना वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट था ही, अगला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, पूरी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है अपने अंदर। अगर आप साइंस ले रहे हैं, साइंस लेके आपके पास फिजिक्स है, तो बेटा फिजिक्स तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, चाहे अपने पास बायो स्ट्रीम हो चाहे मैथ स्ट्रीम हो। दोनों ही केसेस के अंदर फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी नीट एग्जाम होता है, उस नीट एग्जाम के अंदर बायो बच्चे स्कोर करते हैं, केमिस्ट्री बच्चे स्कोर करते हैं, बट फिजिक्स रैंक बनाता है। ठीक है, जो फिजिक्स में ज्यादा अच्छा स्कोर करता है उसकी रैंक अच्छी आती है। जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर, अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो मैथ्स भी आपकी इनकॉर्पोरेट होने के कारण मैथ्स भी स्ट्रांग होती जाती है। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से बच्चों को सबसे ज्यादा डर होता है, और फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बोर्ड एग्जाम में एक ही छुट्टी मिलती है फॉर प्रिपरेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। लेकिन अगर जो क्लास में कराया जा रहा है आप उतना ही डेली अगर पढ़ लेते हैं, तो आई कैन गारंटी यू, यू विल फाइंड 100% पेपर फ्रॉम द नोट्स। You will find 100% पेपर फ्रॉम द नोट्स इफ यू आर स्टडिंग एवरीथिंग जो क्लास में कराया जा रहा है। डेली का डेली अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो आपके बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, जब आप बोर्ड एग्जाम देने बैठेंगे 12th क्लास के एंड में, तो आपके बोर्ड में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने देख ना रखा हो। ऐसा बोल दो कि सर ये तो देखा ही नहीं था। ठीक है, बस आपका काम क्या होना चाहिए, डेली जो भी चीज कराई जा रही है उसको हाफ एन आवर लगा के रिवीजन करना और जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना। चलिए, इसके बाद चलते हैं अपन पुली मास सिस्टम पे। ये हमारा पुली मास सिस्टम हुआ करता था, यहां मैं पुली बना रहा हूं ऐसे, ऐसे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते थे, तो इसको अपन आर्टवुड मशीन बोलते थे। इसको अपन बोलते थे आर्टवुड मशीन। दिस इज M1, दिस इज M2। अगर ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से तो ये ऊपर जाता था ए एक्सेलरेशन से। हम बोलते थे पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, द टेंशन इज सेम। पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन सेम है, ऐसा बोला जाता था जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे। लेकिन when we consider this particular pulley as is having some mass, अगर मैं बोलूं कि इस पुली के पास खुद का कुछ मास है,
अब आप इमेजिन करना और सोचना, पुली कैसा है? एक डिस्क जैसा, एक चपटे डिस्क जैसा, जिसके ऊपर अपन ने रस्सी को लपेट रखा है। लॉज ऑफ मोशन में हम बोल देते थे दैट द पुली इज मासलेस, और सारी कैलकुलेशन करते थे। लेकिन यहां हम ये नहीं बोल सकते दैट द पुली इज मासलेस। हम यहां पर ये प्रिजम्पशन लेंगे कि पुली भी घूम रहा है और पुली का कुछ मास है, और पुली भी घूम रहा है तो उसके साथ साथ जो रोप है वो उसके रोप ऊपर पुली के साथ साथ रिवॉल्व करती है, घूमती है। इस तरीके से हम अजम्पशन लेके चलते हैं। एक्चुअल में भी यही होता है, ठीक है। पुली घूम रहा है तो ऊपर रॉड, जो रोप है वो भी उसके साथ साथ चल रही है। दैट मीन्स जो रोप है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यहां पर भी टेंशन लगाएगी, और जो रोप है ऑब्वियसली वो पुली पे यहां पर भी टेंशन लगाएगी। अब अगर ये दोनों तरफ टेंशन सेम हो जाए, पुली पे दो सोचो, देखो क्या हो रहा है। ये मेरे पास पुली है, पुली का एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास करता है ऐसे प्लेन के इनसाइड, ठीक है। अगर मैं पुली पे एक फोर्स लगाऊं इधर F1 और एक फोर्स लगाऊं इधर F2, और ये दोनों फोर्सेस को अगर बराबर बोल दूं, और ये दोनों फोर्सेस को अगर बराबर बोल दूं, तो पुली तो रोटेट ही नहीं करेगा। पुली का रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर पुली का रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था, तो देयर विल बी नो रोटेशन, देयर विल बी नो रोटेशन। और अगर पुली पे कोई भी रोटेशन नहीं है, तो ये ऊपर नीचे जाना तो पॉसिबल कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जानते हैं कि जब ऐसी टाइप की मशीन हो तो M1 अगर नीचे जा रहा है, M1 M2 ऊपर आ रहा होगा। दैट मींस जब भी हम पुली को मास कंसीडर करेंगे, हम बोलेंगे कि पुली का कुछ ना कुछ मास है, तो हम दोनों तरफ टेंशंस को अलग अलग लेंगे, जैसे हमने यहां पर लिया है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं, इफ पुली इज हैविंग सम मास, then the tension in string, अगर पुली का कुछ मास है, then the tension in string on both the sides is different। भाई अगर पुली का कुछ ना कुछ मास है, तब अपन ये कहेंगे कि भाई दोनों तरफ जो टेंशन है वो अलग अलग है, वो डिफरेंट है, तभी पुली का रोटेशन पॉसिबल है। अगर दोनों तरफ टेंशन सेम हो जाए, F1 और F1 बराबर F ही हो जाए, तो इधर भी टॉर्क लगा, इधर भी टॉर्क लगा, और दोनों टॉर्क ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो पुली का रोटेशन ही नहीं हुआ। अगर पुली का रोटेशन है, तो अपन को ये मानना पड़ेगा कि यहां पर भी टेंशन अलग और यहां पर भी टेंशन अलग। तो अब अपन यही सेम सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन इफ द पुली इज हैविंग सम मास। एंड अगर पुली को कंसीडर किया गया है, तो पुली को हमेशा और हमेशा एक डिस्क कंसीडर करना है। एवरी टाइम कंसीडर पुली एज अ डिस्क, and if pulley is a disc, then moment of inertia about the central axis is mr square by 2। ये चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जितने बच्चे भी साथ साथ इसको रिवाइज करते चल रहे हैं, उनको सब कुछ याद होगा कि हाँ भाई mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है, पुली को एज अ डिस्क लेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे अपन सारी चीजों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। फटाफट बताइए, ये जो लाइन मैंने लिखी है यहां पर, ये सबको याद हुई है कि नहीं? ये सबको क्लियर हो जानी चाहिए। हैंड रेज करके बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये लास्ट वाला। फटाफट फटाफट, यस यस फास्ट। तो यहाँ का क्या रिलेशन निकला, यहाँ का रीजन क्या निकला? यहाँ का रीजन ये है कि अगर हम पुली को मासलेस मान लेते हैं, तो दोनों तरफ टेंशन बराबर अज्यूम करके चली जा सकती है, और टेंशन पूरी स्ट्रिंग में हम टी ही मान लेते थे। याद करो, लॉज ऑफ मोशन में टी ही टेंशन सेम मानी जाती थी। लेकिन अगर